हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों क्या हाल चाल है। तो बच्चों आज का वीडियो जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में है, जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर से रहता है कि क्या नीट को क्रैक करने के लिए बायोलॉजी में एनसीईआरटी सफिशिएंट है कि नहीं है। उन्हें क्या सिर्फ एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहना चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहिए। तो बच्चों उसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए और उसको समझने के लिए कि आखिर किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को रखें और एनसीईआरटी का रियल कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या हमें अदर चीजों की भी रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती है, या हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें तो हम क्या कर सकते हैं, क्या उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं बच्चों, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि क्या हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में, एटलीस्ट पिछले 5 सालों में एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आए हैं। यदि हम ये चीज एनालाइज करते हैं तो शायद हमारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनेगी कि एनसीईआरटी आखिर कितना इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मैं आपके साथ में शेयर करता हूं थोड़ा सा डेटा यहाँ पर। बच्चों यदि मैं 2016 की बात करूं तो 2016 में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो नीट 2 एग्जाम हुआ था उसके अंदर 80 क्वेश्चन अराउंड जो है वो एनसीईआरटी से आए थे। 10 क्वेश्चन जो थे वो लगभग बाहर से थे, यानी एनसीईआरटी में नहीं थे, या एनसीईआरटी की बहुत डीप मीनिंग जो है उसको समझने के बाद में वहां तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन लगभग 10 क्वेश्चन हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो एनसीईआरटी से बाहर थे। लेकिन बच्चों टाइम के साथ में सिनेरियो जो है वो चेंज भी होता है। 2017 में हमने देखा कि वही क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा सा टफ हुआ और एनसीईआरटी से आने वाले जो क्वेश्चन थे उनका नंबर 76 रह गया। क्वेश्चन जो है वो थोड़े और बाहर से आए। 2018 की यदि हम बात करें बच्चों तो 2018 में क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से थे वो 82 थे। 2019 में एनसीईआरटी से आने वाले क्वेश्चंस जो है बच्चों उनका नंबर बढ़ के 84 हो गया। 2020 की बात करें, यदि 2020 की बात करें बच्चों तो इस साल तो सारा ही क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से आ गया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहीं ना कहीं उसका जिक्र जो है वो एनसीईआरटी में जरूर था। यदि आपको समझने में प्रॉब्लम थी तो हो सकता है गलती हो गया हो, बट था वो एनसीईआरटी से। तो ये जो ट्रेंड मैंने डिस्कस किया 2016 से 2020 की तरफ, तो क्या देख रहे हैं कि नॉर्मली यदि हम बात करें आज से 4-5 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए 320 का स्कोर जो है बायो में वो एक अच्छा स्कोर हुआ करता था। यदि बच्चा एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फॉलो करता था तो वो इस स्कोर तक पहुंच जाता था और ये एक रेस्पेक्टेबल स्कोर होता था बायोलॉजी के अंदर। लेकिन आज का सीन क्या हो गया बच्चों? आज का सीन ये हो गया कि बायो में आपको फुल मार्क्स के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको 360 आउट ऑफ 360 के लिए सोचना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को लेके जाना पड़ेगा। लेकिन बच्चों ये तो हम इस साल 2020 का पेपर देख के या प्रीवियस ईयर का पेपर देख करके हम स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए, 360 आउट ऑफ 360 जो है वो आनी चाहिए। लेकिन क्या हमने अगले साल का पेपर देखा है? क्या हमने फ्यूचर देखा है? पास्ट देखा है? पास्ट देख करके क्या सीखा कि पेपर जो है वो टफ भी हो सकता है, वो इजी भी हो सकता है। एनसीईआरटी से अराउंड 80 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इस साल 90 के 90 आ गए, यानी ऐसा भी हो सकता है। हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं बच्चों, उन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमें अपनी प्लानिंग को ऐसा रखना चाहिए जो फुल प्रूफ हो, जिससे कि हमारे डिफीट होने के चांसेस जो है वो नहीं के बराबर हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए। हम चीजों को इतने अच्छे तरीके से समझें कि हमें जरूर से जो बेस्ट आउटपुट मिलने वाला है, जो बेस्ट हम गेन कर सकते हैं नीट एग्जाम में, वहां तक पहुंचे। तो पहला पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया बच्चों यहां पर वो था कि आखिर एनसीईआरटी के वेटेज में किस तरीके से पिछले 5 साल में चेंजेस आए हैं, यानी एनसीईआरटी पे डिपेंडेंसी बढ़ी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों ये हमेशा ऐसा ही चलता रहे। हो सकता है कि फिर से अगले साल कुछ क्वेश्चन जो है वो बाहर से आ जाए, हमको नहीं पता है। दूसरी चीज कि चलो एनसीईआरटी से पेपर आ रहा है, हमें एनसीईआरटी कवर करना है, अच्छे से पढ़ना है, लेकिन फिर भी कितने क्वेश्चन सही होंगे ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि क्या क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है कि नहीं आता है। यहां पर बच्चों मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करूंगा, सेकंड फैक्टर की बात करूंगा। बच्चों सेकंड फैक्टर है डिफिकल्टी लेवल।
पेपर यदि एनसीईआरटी से भी हो, क्वेश्चन यदि एनसीईआरटी से भी हो, तो भी आप उस क्वेश्चन को कितना सही कर पाएंगे ये डिपेंड करता है उस पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे। और बच्चों यहां पर पेपर के डिफिकल्टी लेवल में भी हम देखते हैं तो टाइम टू टाइम इवन एक साल में भी 2 एग्जाम होते हैं तो उनमें भी हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। डिफिकल्टी लेवल का मतलब है कि एक पेपर, जैसे अभी 2020 के पेपर की बात करें कि पेपर जो है वो एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्ट आया, डायरेक्ट ऐसी लाइन के क्वेश्चन जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपको एनसीईआरटी में एज इट इज मिल जाएंगे, तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल कम हो गया, पेपर जो है वो ज्यादा इजी हो गया। यदि यहीं पे पेपर इस तरीके से सेट हो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ हो बट चीजों को ट्विस्ट किया जाए, टर्न किया जाए, तो फिर वहां पर डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो जाएगा और वहां पे आपके क्वेश्चंस सही होना एनसीईआरटी पढ़ने पे तो डिपेंड करेगा ही, वो तो हमेशा कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपके लॉजिकल ब्रेन कितना अच्छे से आप क्वेश्चन पे अप्लाई कर पा रहे हो उस पे भी डिपेंड करेगा। तो बच्चों हमें ये बात भी अपने माइंड में रखनी चाहिए, वेटेज हमने देख लिया कि एनसीईआरटी का वेटेज बढ़ते बढ़ते लगभग 100% पर आ गया है। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है डिफिकल्टी लेवल। हो सकता है कि पेपर एनसीईआरटी से ही बने, हो सकता है कि 2020 में भी पेपर जो 2021 में भी पेपर जो है वो एनसीईआरटी से ही बने, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ जाए, लेकिन बच्चों डिफिकल्टी लेवल में तो जरूर से डिफरेंस आ सकता है। हो सकता है कि पेपर जो है वो थोड़ा सा टफ बन जाए और पेपर टफ बनाने के लिए एग्जामिनर को हमेशा एनसीईआरटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एनसीईआरटी में जो चीजें दी हुई हैं उन्हीं को यदि कंसेप्चुअली यूटिलाइज किया जाए तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ऐसा आपने जरूर से, यदि आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं तो आपने अपने प्रीवियस ईयर्स के अंदर और माय एकेडमी के जो क्वेश्चंस हैं उनमें देखा होगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे सकता हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है बच्चों उसके अंदर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की लाइंस पे या उनके कंसेप्ट पे बेस्ड है, वो काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी टफ क्वेश्चंस भी हैं। तो यहां पर 2 फैक्टर आपके माइंड में आ जाने चाहिए। पहला, वेटेज के अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग करनी है। दूसरा, डिफिकल्टी लेवल जो है उसे मैनेज करने की हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए, इजी क्वेश्चन भी, टफ क्वेश्चन भी। ठीक है बच्चों। देन थर्ड पॉइंट बात करते हैं बच्चों कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि पेपर यदि एनसीईआरटी से आता है तो क्यों ना हम एनसीईआरटी की बुक को ही बहुत अच्छे से मगअप कर लें। तो एनसीईआरटी की बुक को मगअप करना कितना यूजफुल हो सकता है बच्चों। यदि आप 2020 का पेपर देखेंगे, आपने क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन के रिलेटेड टॉपिक जो है उसे एनसीईआरटी की बुक में खोला तो आपको वैसी लाइंस बहुत इजीली मिल जाएंगी। सेम एज इट इज लाइन आपको वहां पर लिखी हुई मिल जाएगी, जिसे देख करके आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही आसान था, यदि हमने एनसीईआरटी की इन लाइंस को पढ़ा होता, रटा होता तो शायद हम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते। लेकिन बच्चों मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता देता हूं कि एग्जाम टाइम पे जब आप पेपर कर रहे होगे तो उस टाइम पे जो चीज आपका साथ देगा वो होगा आपका लॉजिकल माइंड। एनसीईआरटी की बुक या कोई भी बुक बच्चों, उससे पूरा का पूरा रट पाना, मगअप कर पाना ये पॉसिबल नहीं है। आप पूरा का पूरा बुक जो है वो रट नहीं पाओगे। बाय चांस यदि आपने चीजें याद भी कर ली तो भी यदि आपने उसे समझा हुआ नहीं है तो क्या होगा, क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों इस बार 2020 के ही कुछ एग्जाम्पल्स जो है उसकी बात करते हैं। जैसे बच्चों 2020 में आपने प्लांट फिजियोलॉजी का एक क्वेश्चन पढ़ा, फोटो रेस्पिरेशन टॉपिक से क्वेश्चन था कि यदि रुबिस्को एंजाइम जो है उसकी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है तो फोटो रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन था। अब बच्चों वैसे देखा जाए तो एनसीईआरटी में आपको एक लाइन मिलेगी, हालांकि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, मतलब जब आप उसे पढ़ते हो तो 2 सेंटेंस यूज किया हुआ है जहां पर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है उसे समझने के लिए, बट क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत इजीली हो जाने वाला था। बट फिर भी मेरे कांटेक्ट में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग कर दिया। बच्चों यहां पर आपको हेल्प कर सकता था क्या, उन्हीं लाइंस को यदि आपने समझा होता, आपने अपने टीचर के पढ़ाए अकॉर्डिंग फॉर्मूले को लिखा होता, प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं और अल्टीमेट साइकिल के बाद में क्या प्रोडक्ट बनता है उसे आपने समझा होता, तो आपको लाइंस यानी ऑप्शंस जो है बच्चों वो कभी कंफ्यूज नहीं कर पाते। तो बच्चों यहां पर मेरे कहने का मतलब है कि यदि आपने समझ के पढ़ा हुआ है
तो आपको एनसीईआरटी की लाइन भी वहां पर याद आ जाएगी एग्जाम में कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ था, और आपके माइंड में जो कंसेप्ट है वो भी याद आ जाएगा। बट यदि आपने उसको समझा हुआ नहीं है, आपने सिर्फ लर्न किया हुआ है, उसे रटा हुआ है बच्चों, तो हो सकता है कि C3 साइकिल का प्रोडक्ट और C4 साइकिल का प्रोडक्ट और स्पोडर एस्पिरेशन का प्रोडक्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिक्सअप हो जाए, हो सकता है। समझा हुआ होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे ही बच्चों मैं और भी कुछ क्वेश्चन के एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि आपने रिप्रोडक्शन वाला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, उस चैप्टर का एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि द पार्ट कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर। ऑप्शंस दिए हुए थे, पूछा था कि इनमें से कौन ऐसा है जिसके अंदर एक जनरेशन के अंदर दूसरा जनरेशन है। अब बच्चों देखा जाए तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत इजी है। नीट 2020 का पेपर बहुत इजी था, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है बच्चों जिसके लिए मैं बोलूंगा ये बहुत टफ था। इजी था या एवरेज था, लेकिन कुछ बच्चे या बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। वो अपना लॉजिक गैमेटोफाइटिक जनरेशन स्पोरोफाइटिक जनरेशन पे, या कौन सा पार्ट गैमेटोफाइटिक है कौन सा स्पोरोफाइटिक है, उसके ऊपर बहुत अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाए। क्यों? यदि आपने एनसीईआरटी को समझा हुआ होता, आपने इन जनरेशन को अपने टीचर के अकॉर्डिंग समझा हुआ होता कि क्या मीनिंग है, किसको हम क्या बोल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, बहुत इजी था। लेकिन यदि आपने इसे रटा हुआ था तो ऑप्शंस कंफ्यूज कर रहे हैं, सीड विद इन फ्रूट जो है वो भी कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे मैं आपको बता रहा हूं जो ये बताते हैं कि आपको पढ़ाई करते टाइम क्या करना है, आपको चीजें समझ के पढ़नी है, रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा। मगअप यदि आप करेंगे तो आपको ऑप्शंस जो हैं वो कंफ्यूज कर देंगे। जैसे कि बच्चों एक और भी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उस चैप्टर के अंदर से भी दो क्वेश्चन आए। क्वेश्चन बहुत इजी थे बच्चों, लेकिन स्टूडेंट्स ने फिर भी गलत की। क्या क्वेश्चन? कि विच एंजाइम ओपन्स डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे डीएनए हेलिक्स को कौन ओपन करता है? अब बच्चों यदि कंसेप्चुअली पढ़ा होता तो डायग्राम बनाते, देखते सारी चीजें, और फिर वहां पर देखते कि कैसे आरएनए पॉलीमरेज वर्क कर रहा है। कहीं पे हेलिकेज आपने नहीं बनाया। लेकिन यदि आपने इस चीज को समझ के नहीं पढ़ा, ध्यान नहीं दिया, जस्ट एनसीईआरटी रीड कर लिया, तो हो सकता है कि आपके माइंड में ये पॉइंट स्ट्राइक भी ना करे कि इनिशिएशन के टाइम पे एग्जैक्टली हुआ क्या, किस एंजाइम ने वर्क किया, कैसे किया। आप सीधे पढ़ के निकल जाए, आपको बहुत आसान से सेंटेंसेस लगेंगे, लेकिन वो सेंटेंस आपको डीएनए रेप्लिकेशन से कंफ्यूज कर रहे हैं। डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो है बच्चों, वो देने का पर्पस यही था ताकि आप कंफ्यूज करें। और ये सब कंफ्यूजन अवॉइड करने का तरीका क्या है? एनसीईआरटी को समझ के पढ़ना। यदि आपने एनसीईआरटी को ही समझ के पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होते, आप एग्जाम में ऑप्शंस आपको कंफ्यूज नहीं करते। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक जो है बच्चों, इसके अंदर एक और भी क्वेश्चन आपके सामने आया था, व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन। कुछ बच्चे जो है उसका आंसर कर रहा है बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम ऑन एमआरएनए। क्यों कर रहा है? एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है, बहुत क्लियर दिया हुआ है। एनसीईआरटी से मैंने बोला इस बार 100% पेपर जो है वो वहीं से था, मतलब कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन फिर भी यदि स्टूडेंट गलत करके आ गए तो उसका रीजन ये नहीं है कि उन्होंने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा। एनसीईआरटी में पढ़ा लेकिन वो उससे एनालाइज नहीं कर पाए अपने ब्रेन के अंदर। उन्हें लग रहा था कि शायद ये लाइन पढ़ लेंगे, ये चीजें याद रहेगी तो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। बट ऐसा नहीं है। एग्जाम में आपको एनसीईआरटी की लाइन हो सकता है कि याद ना आए, एज इट इज क्या लिखा हुआ है, लेकिन आपको कंसेप्ट जरूर याद आएगा। कंसेप्ट नहीं भूलोगे आप। यानी जब आपको टीचर पढ़ाते हैं तो वो डायग्राम बनाते हैं हर एक स्टेप को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, तो वहां पर आपने सबसे पहला स्टेप जो है ट्रांसलेशन के अंदर वो क्या पढ़ा था? वो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड और अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए पढ़ा था। तो बच्चों इस तरीके से यदि आप पढ़ते हो तो जरूर से आप एनसीईआरटी पे ग्रिप बना सकते हो। पेपर यदि एनसीईआरटी से आएगा आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कब? रटो नहीं, जब चीजों को समझ के पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बता रहा था कि मगअप करना सॉल्यूशन नहीं है, चीजों को समझ के पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी को समझ के पढ़ना पड़ेगा। तो क्या तरीका, नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात करेंगे, तो क्या सही तरीका है एनसीईआरटी पढ़ने का?
पहली बात, बायोलॉजी के लिए आप यदि एनसीईआरटी को भगवान मानते हो, बिल्कुल सही है। यदि आप एनसीईआरटी के ऊपर बहुत फेथ रखते हो, हद से ज्यादा फेथ रखते हो, बहुत सही बात है, करना है ये। लेकिन उसको करना कैसे है? एनसीईआरटी पे फेथ का मतलब ये नहीं है कि उसकी लाइंस को आपने याद करना स्टार्ट कर दिया, एक लाइन को 10 बार पढ़ रहे हैं, 20 बार पढ़ रहे हैं, ये तरीका नहीं है बच्चों। तरीका क्या है कि एनसीईआरटी के सेंटेंस बहुत टफ है, उनकी लैंग्वेज जो है वो बहुत टफ है। 2-3 सेंटेंस को एक साथ मिक्स करके एक बड़ी सी लाइन बना दी है, बच्चा उसको पढ़ता है लेकिन समझ नहीं पाता है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है, ऐसा सब प्रॉब्लम रहता है। तो यहां जरूरत है आपको आपके टीचर्स की, जो उन एनसीईआरटी के टफ सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स या जो लाइन है उसके पीछे जो पूरी दुनिया है उसे आपको दिखाएं, आपको समझाएं, आपको वो लाइनें जो लिखी है उसके पीछे रियल रिएक्शंस क्या चल रही है, प्रोसेस क्या चल रहा है, उसे विजुअलाइज कराएं। यदि आप वो विजुअलाइज कर लोगे तो फिर एग्जाम में वो आपके साथ रहेंगी, वो आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे और ऑप्शंस भी आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहां आपको जरूरत पड़ेगी आपके टीचर्स की या फिर रेफरेंस बुक्स की। कई बार बच्चे जो है वो पूछते हैं कि सर हम रेफरेंस बुक यूज करें, कौन सी रेफरेंस बुक पढ़ें? यदि आप कोई ऐसा आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जहां से आपको कोई वो चीजें बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा है, तो फिर आपको रेफरेंस बुक यूज करना चाहिए, क्योंकि रेफरेंस बुक में क्या होता है, उन्हीं चीजों को बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ होता है। स्टूडेंट्स के लिए कई बार बहुत इजी होता है उनको समझना, और जो समझी हुई बातें वो आपका एग्जाम में जरूर से साथ देगी। ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने की यदि कोशिश कर भी रहे होंगे तो समझी हुई बातें आपको वहां से सही आंसर पे ले जाने में आपका साथ जरूर से देगी। तो बच्चों क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना है, लेकिन यदि कोई भी सेंटेंस, कोई भी पैराग्राफ यदि आपको कंफ्यूजिंग लगता है, उसके लिए आप अपने टीचर्स की हेल्प लें। यदि आप माई एकेडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, आप हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प लें। ठीक है बच्चों, आप रेफरेंस बुक वगैरह जो है उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये करना बहुत जरूरी है जब आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जो दिए हुए हैं एनसीईआरटी की बुक में, जब आप उन्हें समझ रहे हो। ठीक है बच्चों, ये तो हुई कंसेप्ट वाली बात। दूसरी बात आती है कि कई बार स्टूडेंट्स जो हैं जब वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं या क्लासरूम में पढ़ रहे हैं या वो अपनी मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल हैं, तो उसमें कई बार वो देखते हैं कि साइंटिस्ट के नेम बहुत सारे आ रहे हैं, ईयर्स बहुत सारे आ रहे हैं या कुछ एग्जाम्पल्स बहुत सारे आ रहे हैं। तो उन सब सिचुएशन में यदि आप उन सारी चीजों को हैंडल नहीं कर सकते हो तो फिर आप स्टिक कर लो एनसीईआरटी पे, कि एनसीईआरटी में जो साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, जो ईयर दिया हुआ है, इवन उनके प्लेसेस भी दिए हुए हैं, तो वो चीज आपको 100% करनी है। तो ये आपको एनसीईआरटी में एक मतलब आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि आप यदि उन चीजों को नहीं कर पाते हैं, बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं कर पाते मतलब यदि आपके टीचर ने कुछ पढ़ाया है तो सबसे पहले तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जरूर से उसे कवर करने की कोशिश करें। आप ट्राई करें कि आप उन सारी चीजों का ध्यान रख पाते हो, आप उन्हें मेमोराइज कर पाते हो, कोशिश करें। यदि आप नहीं कर पाते हो, आपको लगता है नहीं ये मेरे से इतना सारा एग्जाम्पल लर्न नहीं हो रहा है, अभी मुझे कुछ कम एग्जाम्पल चाहिए, तो फिर आप स्विच कर दो कहां पर, एनसीईआरटी पे, कि चलो इतना तो 100% होना चाहिए, बाकी एक बार रीड आप पूरा करो, अपने टीचर की गाइडेंस को पूरा फॉलो करो। कुछ चैप्टर्स में बच्चों, जैसे कि मैं पर्टिकुलरली एग्जांपल लेना चाहूंगा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में नॉर्मली जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहां पर हम हर फाइलम के लिए थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाते हैं एज कंपेयर टू एनसीईआरटी, थोड़ा डिटेल में पढ़ाते हैं। रीजन क्या है बच्चों, वो डिटेल इसलिए हो जाता है क्योंकि हम उसे कंपेयर कर रहे हैं, डिफरेंट फाइलम्स जो है उन्हें आपस में कंपेयर कर रहे हैं। यदि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं और हम बार बार कंपेयर करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, तो बच्चे को ऑटोमेटिकली वो फाइलम एक से दूसरे पे जंप किया तो उसका पहले वाला फाइलम भी रिवाइज हो जाता है। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है जब आपके टीचर पढ़ाते हैं एज कंपेयर टू एनसीईआरटी, उसमें काफी शॉर्ट में दिया हुआ है। तो जब आप उस पूरे वीडियोस को देखोगे, आप अपने टीचर्स के अकॉर्डिंग पढ़ोगे बच्चों, तो आपके माइंड में कंपैरेटिव पिक्चर जो है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। इसीलिए आपको फॉलो करना है। फिर जब आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो गए, आपको पता पड़ रहा है कि सब फाइलम में क्या डिफरेंस है, अब आपको लगता है कि अब लास्ट मोमेंट है एग्जाम के पहले, हमें अब रिवीजन करना है, तो उस टाइम पे क्या करो बच्चों, उस टाइम पे स्टिक हो जाओ एनसीईआरटी पे, यानी पहले कंसेप्ट पूरा बनाया और एग्जाम के पहले रिवीजन वाले टाइम में
एनसीईआरटी पे स्टिक होगा उतना 100% जो है वो माइंड के अंदर हमेशा रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, ऐसे ही यदि हम कुछ और भी टॉपिक्स की बात करें कि सपोज हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की, तो जब आप एनसीईआरटी की बुक का डायग्राम देख रहे हो तो बच्चों वहां से आपके माइंड में पूरी पिक्चर बनती नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां तो एक ही डायग्राम दिया हुआ है। आपके टीचर जब पढ़ाते हैं तो वो हर स्टेप के लिए अलग अलग हो सकता है, 2 डायग्राम 3 4 5 डायग्राम बना करके आपको समझाते हैं। तो क्या होगा बच्चों, वो जो आपके टीचर्स भले ही थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं एज कंपेयर टू एनसीईआरटी, टाइम ज्यादा ले रहे हैं, तो बच्चों वो आपके माइंड में जो पिक्चर बना रहे हैं डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वही आपके माइंड में लास्ट लॉन्ग करने वाला है, बहुत लंबे टाइम तक रहने वाला है बच्चों, और एग्जाम में भी बहुत काम आने वाला है। तो उन चीजों को इग्नोर ना करें। ऐसा ना सोचे कि सिर्फ एनसीईआरटी को रट लेते हैं हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका यही है बच्चों कि जो भी कंसेप्चुअल पार्ट है उनकी डेप्थ में जाए, फुल डेप्थ में जाए, वहां तक जहां तक आपको एनसीईआरटी की हर लाइन के पीछे के रियल मीनिंग पता ना चल जाए, उतनी डेप्थ में जरूर से जाए। साइंटिस्ट के नेम्स वगैरह, ईयर्स वगैरह, ये सब सिर्फ एनसीईआरटी से कर ले, एग्जांपल्स वगैरह सिर्फ एनसीईआरटी से कर ले, चलेगा। ठीक है बच्चों, और जो भी डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, ये सब बना करके पढ़ने की आदत डालें ताकि आपको चीजें जो है वो लंबे टाइम तक ध्यान रहे। तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। आपके टीचर्स जो है वो आपके लिए एनसीईआरटी को आसान बना करके आपको प्रेजेंट करते हैं ताकि आपको उस सेंटेंस पैराग्राफ के पीछे की सारी बातें इजीली समझ में आ जाए और लंबे टाइम तक आपके माइंड में रहे। तो उन्हें इग्नोर ना करें, उन्हें जरूर से फॉलो करें। ठीक है बच्चों, देन नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं बच्चों कि यदि एनसीईआरटी से बाहर हमें कोई टीचर पढ़ा रहे हैं या हमें पढ़ना है तो आखिर उसका क्राइटेरिया क्या रहे, उसका रेंज क्या रहे। बच्चों उसका सिंपल सा रेंज है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो, सब बच्चे करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कम से कम पिछले 10 साल के क्वेश्चन करते हो। अब 10 ईयर के क्वेश्चन कर रहे हो आप, तो उसमें जितना पार्ट आपको लगता है कि एनसीईआरटी के बाहर का पूछा गया है, एटलीस्ट उतना आपके टीचर को भी कवर करना चाहिए। क्योंकि बच्चों ट्रेंड जो है सडनली तो बहुत ज्यादा नहीं बट ग्रेजुअली तो चेंज होता है। यानी हो सकता है जितना इजी इस बार का पेपर आया था उससे थोड़ा टफ नेक्स्ट ईयर रहे, हो सकता है पेपर एनसीईआरटी से रहे, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ जाए, या हो सकता है कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी हो जाए। तो बच्चों ये रेंज जो है वो रेंज आपके टीचर्स को जरूर से पता होता है कि नीट में क्वेश्चन कहां से पूछते हैं, किस रेंज तक हमें स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा बताना है। तो बच्चों वो आपको उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। और इसका आइडिया आपको कैसे लगेगा कि जब आप पास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस कर रहे होगे बच्चों, तो उसमें आप देखोगे कि क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी से बाहर जा रहे हैं। तो यदि आपके टीचर्स ने जो पढ़ाए हैं उससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो, तो इसका मतलब उतना लेवल तक बाहर जाना ठीक है। और जरूर से जो एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट टीचर होते हैं बच्चों, उन्हें इन सब बातों का आइडिया होता है और वो अपने स्टूडेंट को सेफ रखने के लिए, ताकि उसे एग्जाम में यदि पेपर का लेवल थोड़ा अप हो डाउन हो तो उसमें प्रॉब्लम ना आए, इसलिए वो जरूर से अपने स्टूडेंट्स को इतना इंफॉर्मेशन नॉलेज जरूर से देते हैं कि वो एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, सही कर पाए और अपने सिलेक्शन को हासिल कर पाए। तो इसके लिए आपको अपने टीचर के ऊपर भरोसा रखना होगा। वो आपके गुरु हैं और वही आपकी नाव को पार लगाने वाले हैं, इस बात को मान के चलना पड़ेगा। यदि आपने अपने एक्सपीरियंस्ड टीचर जो आपकी भलाई के लिए सोचते हैं उनकी बात को फॉलो नहीं किया और यदि आप डेविएट होते हैं, कुछ वो पॉइंट्स जो मैंने आपको अभी समझाए वहां पर बच्चे जो हैं वो गड़बड़ करते हैं, यदि आप उनमें से कुछ भी ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं तो आपको इसका नुकसान हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई कि हमको एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है और हमको कितना एक्स्ट्रा एनसीईआरटी से जाना है। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी बात हम इस बात पे भी कर लेते हैं बच्चों कि यदि हम एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा जाते हैं या एक्स्ट्रा पढ़ें या ना पढ़ें तो आखिर कितना डिफरेंस हो सकता है। बच्चों यदि आप एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक है उन टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं तो आपके जो पेपर, मैं किसी भी एवरेज बात कर रहा हूं बच्चों, यदि पिछले 5 साल के एवरेज की बात करूं तो आपके 330 के अराउंड मार्क्स तो जरूर से आ ही जाएंगे यदि सिर्फ आप एनसीईआरटी की इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं। तो यदि आप एक्स्ट्रा जाते हैं तो उस एक्स्ट्रा पढ़ने से आपको 2-3
क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो मिल सकता है, जो हो सकता है कि बाकी लोग सही ना कर पाए जो एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ रहे हैं, और आप जो है वो उसे सही कर पाए। ठीक है बच्चों, तो ऐसा हो सकता है यदि आप एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाते हैं तो यहां पर जो भी बच्चे अच्छे रैंक के बारे में सोचते हैं, या वो बच्चे जिन्हें लगता है कि मुझे बायो वाले पार्ट में मैक्सिमम स्कोर कर लेना है, हो सकता है फिजिक्स में मेरे 1-2 गलत हो जाए, हो सकता है केमिस्ट्री में 1-2 गलत हो जाए, तो उन क्वेश्चंस की भरपाई करने के लिए मैं बायो वाले पार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहता हूं, तो उन्हें एक्स्ट्रा पार्ट पे जाना चाहिए, क्योंकि वो आसानी से कवर हो जाते हैं, आपके टीचर के पढ़ाने के साथ साथ में ही वो इजिली कवर हो जाएंगे, और वो आपको 3 से 4 क्वेश्चन का बेनिफिट जरूर से देंगे बच्चों। ठीक है, और यहां पर बस आप एग्जांपल्स वगैरह जो है, मोस्टली बच्चों को उनमें प्रॉब्लम आती है, तो एग्जांपल्स जो है वो आप एनसीईआरटी से कर लो, उसके लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि आज का लेक्चर जो है उसमें आपको इस बारे में डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। बिल्कुल पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना वेटेज होता है, वो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। जरूर से आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहो बच्चों, जरूर से अपने टीचर्स की हेल्प लेते रहो, ताकि वो आपके लिए एनसीईआरटी को बहुत ही आसान करके प्रेजेंट करते रहें। ठीक है बच्चों, और आप लोग नीट में बेस्ट से बेस्ट स्कोर करो। ठीक है बच्चों, बाय बाय।